फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आदर्शवाद। फ्रेंड्स, उससे पहले मैं बता रही हूँ कि ये जो आदर्शवाद टॉपिक है, आइडियलिज़म जो टॉपिक है, वो यूजी पीजी एजुकेशन सब्जेक्ट और फिलॉसफी सब्जेक्ट प्लस यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट और मैं करना चाहूँगी कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो कर रहे हैं बट शेयर नहीं कर रहे हैं शायद, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए सो दैट कि और लोगों तक पहुँचे और इसे लोग लाइक और सब्सक्राइब करें, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आदर्शवाद। आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद का दर्शन क्या है? फ्रेंड, इसका वास्तविक दार्शनिक दृष्टिकोण यह है कि यह ज्ञान और मानसिक आध्यात्मिक को अमूर्त रूप से देखता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह दर्शन मानता है कि विचार, भावना और मानसिक शक्ति ही वास्तविक हैं। फ्रेंड्स, ये दर्शन क्या मानता है फ्रेंड्स? कि विचार, भावना और मानसिक शक्ति जो है वास्तविक है, बाकी सब कुछ क्या है, और भौतिक दुनिया का अस्तित्व एक भ्रम है या केवल मानसिक प्रक्रिया का परिणाम है। तो जो हमारी मटेरियलिस्टिक लाइफ है वो भ्रम के रूप में मानता है और मानसिक प्रक्रिया का परिणाम मानता है। जैसे मन में हम सोच लेते हैं कि ये मटेरियलिस्टिक लाइफ है, तो उसका परिणाम माना गया है ये हमारा भौतिक दुनिया। आदर्शवाद का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य के जीवन में उच्चतम आदर्शों की प्राप्ति है, उच्चतम गुणों की प्राप्ति है। फ्रेंड्स, आदर्शवाद क्या है? उच्चतम गुणों की प्राप्ति है। आदर्शवाद एक दार्शनिक सिद्धांत है जो वास्तविकता की प्रकृति और ज्ञान के स्रोत पर केंद्रित है। फ्रेंड्स, यह विचारधारा यह मानता है कि वास्तविकता मूल रूप से मानसिक या आध्यात्मिक होती है और इसका भौतिक दुनिया से कुछ लेना देना नहीं होता। अगर लेना देना होता है तो वही प्रतिबिंब या अभिव्यक्ति है जो मानसिक और आध्यात्मिक की वास्तविकता है। फ्रेंड्स, तो आदर्शवाद पूरी तरह से मानसिक और आध्यात्मिक के अमूर्त रूप पर टिका हुआ है। ये भौतिक दुनिया को मानसिक और आध्यात्मिक का प्रतिबिंब मानता है और उच्चतम आदर्शों की प्राप्ति के लिए आदर्शवाद की स्थापना की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आदर्शवाद आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आदर्शवाद की विशेषताएं क्या हैं फ्रेंड्स, ये थोड़ा ब्रॉड में आप समझ लेंगे कि आदर्शवाद की विशेषताओं से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मानसिक स्थिति को, आत्मा की स्थिति को ज़्यादा प्रमाणित करता है और उसकी स्थिति पर ज़्यादा जोर देता है। तो आदर्शवाद क्या करता है? आदर्शवाद मानसिक स्थिति पर जोर देता है। यह मानता है कि केवल मानसिक या आध्यात्मिक अस्तित्व ही वास्तविक है। आपका मन और आपका अध्यात्म ही वास्तविक है। भौतिक वस्तुएं और घटनाएं हमारी मानसिक धारणाओं का परिणाम है। हमारे जीवन में जो भी मटेरियलिस्टिक आउटर चीज़ें घटित होती हैं वो सब ये हमारी वास्तविकता का ही, ये हमारे आध्यात्मिकता और मानसिक क्रियाओं का ही परिणाम होता है। फ्रेंड्स, ज्ञान का स्रोत आदर्शवाद क्या है? ज्ञान का स्रोत भी है। ज्ञान का स्रोत मन और आत्मा से है, ना कि इंद्रियों से है। जैसे आपका मन ज्ञान को ग्रहण कर रहा है, आपकी आत्मा ज्ञान को ग्रहण कर रही है, तो ये क्या है? ये ज्ञान का स्रोत है। फ्रेंड्स, आपकी इंद्रियां इसको ग्रहण कर रही हैं, तो इंद्रियों के माध्यम से भी हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। या बाहरी संसार की बजाय आंतरिक संसार अधिक महत्वपूर्ण है। तो आदर्शवाद क्या मानता है? ज्ञान के स्रोत को, कि अंतर मन से जो हमें ज्ञान मिलता है, हमारी आत्मा से जो हमें ज्ञान मिलता है, वही वास्तविक ज्ञान है। और जो बाहरी इंद्रियों के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञान उतना महत्वपूर्ण नहीं है। फ्रेंड्स, इसमें आत्मा के महत्व को बताया गया है। आत्मा का महत्व क्या है फ्रेंड्स? आत्मा का महत्व है कि आत्मा जो है यहाँ पर सर्वोपरि मानी गई है। मन को सर्वोपरि माना गया है। फ्रेंड्स, आत्मा जो है सर्वोपरि है।
और यह विश्वास किया जाता है कि यह अनंत, असीम और अमर है। आत्मा कभी मरती नहीं है। आदर्शवादी क्या मानते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है। समाज और शिक्षा में आदर्श। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आदर्शवादी हैं तो सद्गुणों की रचना करते हैं वो, वर्चू इज नॉलेज बोलते हैं वो, और उसी वर्चू के बेसिस पर समाज की स्थापना चाहते हैं, शिक्षा में उस वर्चू को डालना चाहते हैं और उच्च आदर्श और आने वाली पीढ़ियों को मानव जीवन के लिए उच्च आदर्श बनाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो समाज और शिक्षा में आदर्शवाद डाला गया है वो आदर्शवादियों द्वारा ही डाला गया है फ्रेंड्स। आदर्शवादी समाज और शिक्षा में उच्च नैतिक और आध्यात्मिक, देखो फ्रेंड्स बता रही थी ना मैं, उच्च नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का स्थान महत्वपूर्ण मानते हैं और इसे बनाने के ऊपर भी कार्य करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये तो हमें ये सारी विशेषताएं हैं जो आदर्शवाद को प्रमाणित करती हैं। तो इससे ये निकल कर आता है कि आदर्शवाद क्या है। आदर्शवाद वो वास्तविकता है, वो ज्ञान है जो मानसिक, आध्यात्मिक और अमूर्त रूप में देखा जाता है। ठीक है, यह दर्शन, विचार, भावना और मानसिक शक्ति ही वास्तविकता, मतलब ये दर्शन जो है विचार, भावना और मानसिक शक्ति को ही वास्तविक मानता है। मटेरियलिस्टिक दुनिया को क्या मानता है, यह अस्तित्व और मानसिक प्रक्रियाओं का परिणाम मानता है फ्रेंड्स। शिक्षा पर आदर्शवाद का प्रभाव क्या पड़ता है फ्रेंड्स? शिक्षा पर आदर्शवाद का नैतिकता का बहुत प्रभाव पड़ता है। यह मूल्यों के विकास में क्या करता है, मदद करता है फ्रेंड्स। छात्रों के बीच मूल्य स्थापित करना, एक शिक्षक मूल्य स्थापित करता है, उन मूल्यों के विकास को केंद्रित करता है जो एक अच्छा समाज, एक अच्छा राष्ट्र निर्माण करने में महत्वपूर्ण होते हैं फ्रेंड्स। जैसे शिक्षा का उद्देश्य कुछ होता है। शिक्षा का उद्देश्य एक तो ये होता है कि आपने एक उद्देश्य बना रखा है कि हमें ये बनना है, वो बनना है, राइट। इसके साथ आपके अंदर मनुष्य के अंदर नैतिक और बौद्धिक विकास को बढ़ाना भी शिक्षा का उद्देश्य होता है। आप अपनी लाइफ में चाहे जो उद्देश्य बनाएं कि आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चाहे जो बनना हो, जो हासिल करना हो, लेकिन आपके इंटरनल वर्ल्ड में नैतिकता और बौद्धिकता का विकास होना चाहिए। ये आदर्शवाद मानता है और यही प्रभाव डालता है। यह व्यक्ति को आत्मा की वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करने और जीवन में उच्च आदर्शों को प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। फ्रेंड्स, उच्च आदर्शों पर जोर देता है आदर्शवाद। प्लेटो ने भी इसी बात को माना था कि वास्तविक ज्ञान वही है जो कि उच्च आदर्शों से लैस है, तो आपके जीवन में मार्गदर्शन अपने आप होता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो शिक्षा में आदर्शवाद का ये उद्देश्य है। शिक्षक का स्थान यहाँ पर सर्वोच्च माना गया है दोस्तों, क्योंकि आदर्शवाद मानता है कि शिक्षक एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है जो मूल्यों को स्थापित करने में मदद करता है। एक आदर्श समाज की स्थापना करना या एक आदर्श राष्ट्र की स्थापना करना हो, शिक्षक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो शिक्षक का स्थान यहाँ पर महत्वपूर्ण माना गया है दोस्तों। आदर्शवाद में शिक्षक को ज्ञान का संरक्षक और मार्गदर्शन माना जाता है। शिक्षक छात्रों को उत्तम नैतिक और आध्यात्मिक आदर्शों के प्रति प्रेरित करता है। फ्रेंड्स, प्रेरणा के द्वारा भी उच्च आदर्शों की स्थापना की जाती है। ये करता कौन है? ये शिक्षक करता है दोस्तों। अब आदर्शवाद का पाठ्यक्रम निर्माण में क्या रोल होता है? तो आदर्शवादी शिक्षा में साहित्य को इंक्लूड किया जाता है, दर्शन को इंक्लूड किया जाता है, नैतिकता को इंक्लूड किया जाता है और कला जैसे विषयों पर विशेष जोर दिया जाता है, क्योंकि ये वैसे सब्जेक्ट हैं दोस्तों जो कि आदर्शवाद अध्यात्म को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि ये विषय आत्मा और मानसिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पाठ्यक्रम में दर्शन, नैतिकता, कला और साहित्य, इन सारे विषयों को डाला जाता है जो कि आपकी आत्मा और मानसिक विकास को आगे ले चलें। आप देख लीजिए दोस्तों कि इनके प्रमुख
तो दोस्तों प्रमुख आदर्शवादियों की बात हो रही थी। तो जैसे इनके प्रमुख आदर्शवाद के विभिन्न स्वरूप भी हैं, जैसे जर्मन आदर्शवाद हुआ दोस्तों। तो जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट और जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यूनानी आदर्शवाद को आप जानते ही हैं, प्लेटो ने स्थापित किया है। प्लेटो ने आदर्शवाद को प्रारंभिक रूप में प्रस्तुत किया। पहले प्लेटो द्वारा ही ऐसा माना जाता है कि आदर्शवाद को प्रस्तुत किया गया था। उनका मानना था कि भौतिक संसार केवल एक छाया मात्र है और वास्तविकता विचारों की दुनिया में है। विचार ही क्या हैं? वास्तविक हैं, और ये जो संसार है ये सिर्फ और सिर्फ छाया मात्र है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आदर्शवाद को प्लेटो ने स्थापित किया है। अब इमैनुअल कांट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जर्मन आदर्शवाद को प्रेजेंट करते हैं। इन्होंने एक नई दिशा दी है। इन्होंने विचारों और अनुभवों के माध्यम से ज्ञान अर्जन पर बल दिया है कि ज्ञान का अर्जन विचारों और अनुभवों के माध्यम से होना चाहिए और होता भी है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद है आध्यात्मिक आदर्शवाद। आध्यात्मिक आदर्शवाद क्या करता है दोस्तों कि विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में जो आदर्शवाद पाया जाता है वो आध्यात्मिक आदर्शवाद के रूप में जाना जाता है। और आदर्शवाद का दोस्तों प्रभाव बहुत सारे क्षेत्रों में देखा जा सकता है, जैसे कि दर्शन, धर्म, कला और राजनीति में आदर्शवाद का प्रभाव देखा जाता है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि ये आदर्शवाद जो वास्तविक विचारों की दुनिया होता है और जो मानसिक होता है, आध्यात्मिक होता है, वो सब आदर्शवाद के रूप में प्रतिपादित किया जाता है, जो कि हमारी अंतरात्मा, हमारी मानसिक क्रियाओं का प्रतिफल होता है। ठीक है दोस्तों, तो यह अच्छा आदर्शवाद की कुछ आलोचना भी हुई है कि आदर्शवाद एक चरम सीमा पर है, तो क्या उसकी मतलब कमियां क्या हो सकती हैं। तो आलोचना के रूप में ये आधार दिया जा सकता है कि भौतिक वास्तविकता को, क्योंकि आदर्शवाद तो भौतिक वास्तविकता को नकारता है, तो भौतिक वास्तविकता को क्या नकार के आगे बढ़ा जा सकता है, ये एक प्रश्न उठता है। और केवल मानसिक या आध्यात्मिक वास्तविकता पर जोर देना ही क्या एक सही निर्णय है दोस्तों? तो आप लोग भी बताइए, आदर्शवाद पर आलोचना आप लोग भी बता सकते हैं। इसके अलावा यह दृष्टिकोण शिक्षा में व्यवहारिक ज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कम महत्व, प्रैक्टिकल नॉलेज और साइंटिफिक नॉलेज को ये कम महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि ये मानता ही है कि जो आध्यात्मिक वर्ल्ड है, जो हमारा अंतर मन है, तो वो जो शिक्षा है वो इन सारी शिक्षाओं को सेकेंडरी पोजीशन देती हैं, जबकि साइंटिफिक और प्रैक्टिकल नॉलेज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये कुछ आधार हैं जिससे कि आदर्शवाद की आलोचना भी हुई है। भौतिक आउटर वर्ल्ड, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को नकारा नहीं जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये यहाँ इतना के लिए इतना ही सही है। आदर्शवाद का दर्शन, शिक्षा और जीवन में उच्च आदर्शों की प्राप्ति के लिए एक प्रेरणादायक दृष्टिकोण है। हाँ, तो ये तो है ही दोस्तों, क्योंकि आदर्शवाद को जीवन में शामिल आज के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी, प्रेजेंट वर्ल्ड में भी आदर्शवाद एक प्रमुख स्थान रखता है और शिक्षकों द्वारा ये प्रभावित भी किया जाता है। तो आदर्शवाद को तो हम नकार नहीं सकते, लेकिन कुछ कमियां जो हैं उसके दूर करें, लेकिन इसे भौतिकता और व्यावहारिकता के साथ संतुलित करना आवश्यक है। अब इसको हम हमेशा मान लीजिए पूरी तरह से अध्यात्म से ही जोड़ दें तो भी सही नहीं है दोस्तों। तो इसे हमें प्रैक्टिकल लाइफ और साइंटिफिक लाइफ से जोड़ना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप कि आदर्शवाद आपको समझ में आ गया होगा, और आप अगर ये नोट्स लेना चाहते हैं तो मैंने तो आराम से पढ़ा दिया है, आप इसे सेव कर सकते हैं। और अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।